मैंने अपने दोनों हाथों की बीच की उंगलियां तर्जनी उंगली पर चढ़ाई और इस क्रॉस द फिगर के टोटके के साथ उसका मोबाइल नंबर डायल कर दिया। इससे पहले भी कई बार उससे बात कर चुकी हूं, लेकिन उस दिन कुछ खास था। कई बार होता है कि उसे फोन नहीं लगता, नेटवर्क बिजी आता है। धड़कते दिल के साथ मन कह रहा था फोन ना लगे तो ही अच्छा, पर मन का हमेशा हो जाए ऐसा कहीं संभव है क्या? मेरे कान से ज्यादा दिल उसके फोन पर बज रही घंटी सुन रहा था। घंटी जाते ही मन किया फोन काट दूं। पसोपेश में पड़ी काटूं या चालू रखूं कि खुद से बहस में पड़ी कोई फैसला लेती, उससे पहले हां बोल की उसकी आवाज कानों में पड़ गई। सेकंड भर के लिए मेरे हाथ कांप गए। मैंने बहुत संभलते हुए कहा, तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल। नहीं, वो क्या है ना कि बात थोड़ी लंबी है, जब समय हो तब कहना। मैं किसी भी सूरत में फोन रख देना चाहती थी। टाइम है मेरे पास, तू बोल। मैं कह रही थी कि मैं जो भी पूछूंगी बस हाँ या ना में ही जवाब देना और कुछ मत बोलना। और सुबह भांग पी है क्या? हाँ या ना में ना बोलना, पुलिस भी ऐसे नहीं बोलती। चल छोड़, बोल क्या हुआ? नहीं, बस मेरी यही छोटी सी शर्त है, सिर्फ हाँ या ना। दोनों में से जिसे चुनो, मुझे कोई तफसील नहीं चाहिए। अब बोल भी दे रे बाबा, सुबह सुबह पका मत। ये उसका स्टाइल है। धैर्य नाम की चिड़िया से तो उसका कोई संपर्क ही नहीं है। मेरा मतलब है, क्या मैं तुम्हारे साथ हमेशा रह सकती हूं? सुन तू, मैंने कहा ना, हां या ना। देख, तू जास्ती होशियार मत बन। हां या ना। लगभग 8-9 मिनट ऐसी ही खामोशी छाई रही और जब कोई और हलचल नहीं हुई तो मैंने फोन काट दिया। यह मेरी उससे आखिरी बातचीत थी, लेकिन यही मेरी प्रेम कथा का आखिरी चैप्टर भी था। कॉलेज के पूरे साल भर जो खुमारी मुझ पर तारी रही थी, उसका अंत हो गया था। इसके बाद होना तो वो चाहिए था कि मुझे बिसूरना था। टसुए बहाने थे ये मोटे मोटे। अंधेरे कमरे में बंद होकर दर्द भरी गजलें सुननी चाहिए थी या आत्महत्या की एक तरकीब तो सोचनी ही चाहिए थी, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने मिताली को फोन लगाया और बस इतना ही कहा, मेरे को भी मना कर दिया। हाँ, ये बोलते हुए मेरी आवाज जरा उदास थी। फिर भी मिताली हंसी और जब मैंने एतराज जताया तो उसने आवाज थोड़ी संजीदा करते हुए बस इतना ही कहा, तेरे को भी। उसकी आवाज में दुख कम और अचरज ज्यादा था। मुझे दुख हुआ कि वो मेरे दुख में अच्छी तरह शामिल नहीं हो रही है। और ठीक है, जब उसने मिताली को मना किया था तब मैंने कौन सा किलो 2 किलो दुख जता दिया था। सो मिताली ने टिट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा टाइप व्यवहार मुझसे कर दिया था। उसके बाद मैंने और मिताली ने थोड़ी मन भरी बातें की, अपने भाग्य को कोसा और दुख जताया कि आखिर हम में क्या कमी है जो उसने मना कर दिया। अगर रविवार का दिन होता तो हम इस रिजेक्शन पर लंबा तबसरा कर सकते थे, पर हम दोनों को ही दफ्तर पहुंचना था। सो हमने बातचीत की दूसरी किस्त के लिए रात का समय तय किया और मैंने अपने ताज़े रिजेक्शन को बासी ब्रेड के साथ 2 पीस के बीच दबाया और गम चबाते हुए चल दी। हाँ, तो आज उस गुमनुमा रिजेक्शन की याद इसलिए आई कि कुछ नहीं तो कम से कम 13 साल बाद आज मैंने उसकी आवाज सुनी। आवाज उतनी बेपरवाह लग रही थी, पर कुछ जिम्मेदार भी नहीं लगी मुझे तो। अब इसे कोई मेरी जलनखोरी कहे तो कहे, भाई जो सच्चाई है वो तो वही रहेगी। इस बार भी मैंने वही किया जो 13 साल पहले किया, पर उतनी उतावली में नहीं। मैंने मिताली को फोन किया और पहले 2-4 यहां वहां की बातें करने के बाद बताया कि उसका फोन आया था। मैंने उसका पर कुछ अतिरिक्त दबाव बनाया, मगर यह मिताली काहिल ने कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। मैं फोन पर भी महसूस कर सकती थी कि वो निकम्मी उछल कर बिस्तर पर नहीं बैठी।
ना ही उसने अपनी आंखें चौड़ी कर कहा, हैं क्यों, बताना, पूरी बात बताना प्लीज। उसने उतने ही रूखेपन से कहा, अच्छा है चल, दोबारा दोस्ती हो गई। दोस्ती नहीं हुई, उसे मुझसे काम है इसलिए फोन किया। हाँ तो ठीक है ना, काम के बहाने ही सही बात तो की। अरे चोर, तुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा? 13 साल बाद उसने मुझे फोन किया है, 13 साल बाद। तू भूल गई उसने हमें अपनी शादी में भी नहीं बुलाया था। तो हमने कौन सा उसे बुला लिया था? पर शुरुआत उसने की है ना, पहले उसने नहीं बुलाया तो हमने नहीं बुलाया। अच्छा चल छोड़, तू तो ये बता कि उसे कौन सा काम आ गया तुमसे? जब तेरे को कोई मन ही नहीं सुनने का तो मैं क्यों बताऊं? अब ये नखरे छोड़, तू अपने मियाँ को सुनाना है सब नखरे। बात बतानी है तो बता, वरना मैं फ़ोन रख रही हूँ। कल माही की पिकनिक है, उसे सुबह जल्दी स्कूल भेजना है। मैंने फिर भी नखरे का एक कतरा रख दिया तो मिताली ने मुझे बहुत प्यार से गुड नाइट बोला और फ़ोन काट दिया। ये मिताली को कोई मन ही नहीं जानने का कि उसका फ़ोन क्यों आया था। मैं कल फिर मिताली को फ़ोन करूँगी और याद दिलाऊंगी कि एक वक्त था कि कैसे तुम उसके पीछे भोपाल तक चली गई थी और आज उसके बारे में सुनना भी नहीं चाह रही हो। आज भले मिताली उसके बारे में बात नहीं कर रही, पर जब भी उसकी बात निकलती हूँ मैं और मिताली खूब हंसते हैं। उस हंसी के बीच भी मिताली और मेरे मन में एक जैसी हूक उठती थी, कुछ अनकही सी। हमें उसका प्रेम न मिलने से ज्यादा इस बात का दुख था कि हम नकारे गए थे, यानी हमें रिजेक्ट कर दिया गया था। हम यानी मैं और मिताली। उम्र के 40वें साल में यह हरकत भले ही बचकानी लगती है कि मुझे और मिताली को एक ही लड़का पसंद था। ना सिर्फ पसंद था बल्कि हम दोनों ही उस पर जान दिया करते थे। पर उस वक्त यही जीने का सहारा हुआ करता था। पक्की सहेलियों का तमगा मिला होने के बावजूद जो एक बात हम दोनों ने एक दूसरे से राज रखी थी, वो बस यही बात थी जो हमने एक दूसरे को नहीं बताई थी, और जब बताई तो बहुत देर हो चुकी थी। पर आश्चर्य कि जब हम दोनों ने उसके इश्क में गले गले डूबे हुए एक दूसरे पर अपने राज जाहिर किए, तब भी हम झगड़े नहीं। अब हम दोनों के सामने एक प्रश्न खड़ा हुआ कि क्या किया जाए। पुरानी हिंदी फिल्मों की नायिका निम्मी की तरह हम दोनों में से कोई भी त्याग देवी बनने को तैयार नहीं था, और बनना भी नहीं चाहिए। आखिर हम दोनों को ही अपने प्यार को परखना था। नितांत घटिया फिल्मी किस्म का संवाद था, पर मिताली ने बहुत संजीदगी के साथ कहा था। तो हम दोनों ने तय किया कि पहले मिताली अपने दिल की बात कहेगी, उसके बाद मैं। पर परेशानी ये थी कि कॉलेज खत्म हो चुका था और हम सब अपने अपने काम धंधे पर लग चुके थे। मैं और मिताली अब भी अपने शहर में ही थे, जबकि वो अपने शहर भोपाल चला गया था। प्रेम का ऐसा ताप चढ़ा था हम पर कि हमने उससे पूछने के लिए भोपाल जाना तय किया। एक अखबार में इंटरव्यू का झूठ बोला और सुबह की बस पकड़कर लो जी उसके शहर में आ गए। पर तब तक हमें पता नहीं था कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले टाइप का कुछ हमें शाम को दोहराना पड़ेगा। एक और दोस्त को मैंने सारी बात बताई और उसने कहा कि वो उसे अपने कमरे पर बुला लेगा और हम सीधे उसके कमरे पर पहुंच जाएं। पूछते पाछते जब हम वहां पहुंचे तो वो बगल में अपना हेलमेट दबाए धूप में खड़ा बतिया रहा था। उसे देखकर मन फिर डोल गया। लगा कि मिताली को कहूं डील कैंसिल, पहले मैं इसे अपने दिल का हाल बताऊंगी। पर ये शिवानी के उपन्यास पढ़ पढ़कर दिमाग इतना बौरा गया था कि लगता था कि सच्चा प्रेम कहीं से भी ढूंढ निकालता है तो मिताली जैसे ही उसे अपने दिल की बात बताएगी फौरन कहेगा मुझे तुमसे नहीं प्रियंका से प्यार है। वो दौड़कर मेरे पास आएगा और मेरा हाथ पकड़ लेगा। मैं मिताली से कहूंगी कि देख ये होता है सच्चा प्यार, और फिर मैं घर जाकर पापा को सब बता दूंगी, बस एक दूसरे के साथ जीवन भर। मेरी सोच को झटका लगाते हुए कपिल ने कहा कि हम दोनों बाहर बैठते हैं और मिताली को उसके साथ कमरे में रहने देते हैं। मैं बाहर दालान में रखे स्टूल पर बैठ गई और मिताली अंदर चली गई। अंदर पता नहीं क्या हुआ, पर जब वो बाहर निकली तो उसके चेहरे पर 12 बज रहे थे और हम फौरन ही वहां से निकल गए। उसके बाद बस वो हमारे किस्सों तक सिमट गया। हम जब भी उसके बारे में बात करते एक दूसरे को दोष देते।
तू वक्त पर बता देती तो कम से कम एक को तो मिल जाता। पर हम दोनों ही जानते हैं कि वो किसी को नहीं मिलता। हम उसी गिनती में कहाँ नहीं थे, ना पहले ना अब। मिताली के उसे प्रपोज करने के कोई 2 साल बाद जब मेरे घर मेरी शादी की बातचीत शुरू हुई तो मुझे भी इश्क के उस कीड़े की याद आई जो अब तक मेरे दिमाग में कुलबुला रहा था। मैंने मिताली को कहा कि वह आज भी मुझसे बात तो करता ही है ना, तो मुझे लगता है कि मुझे भी एक बार उससे पूछ लेना चाहिए। मिताली ने समझाया भी कि यदि ऐसा कुछ होता तो वो अब तक कह चुका होता, पर मैं उसकी याद में ऐसी लैला बनी कि मैंने भी फ़ोन पर उससे पूछ ही लिया। होना तो क्या था, कद्दू की जड़। उसके बाद मेरी भी उससे बातचीत बंद हो गई। यहां तक रहता तो ठीक था, पर उसने ये बात अपने परम मित्र को बताई और उस परम मित्र ने हमारे पूरे ग्रुप को। उसके बाद मैं और मिताली एक तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ। सुना उसकी शादी हो रही है। हमें उम्मीद थी कि वो हमें ज़रूर बुलाएगा। हमारे सभी दोस्त गए पर उसने हमें शादी में भी नहीं बुलाया। उस पूरे ग्रुप में मैं तो फिर भी कई दोस्तों से बात करती रही, पर मिताली की दोस्ती बस मुझ तक सिमट गई। पहले हमें भी लगता था कि वो कैंपस लव था, पर जब कॉलेज छोड़ देने के बाद भी, नौकरी में आ जाने के बाद भी वो बदस्तूर वैसे ही याद आता रहा। उतनी ही शिद्दत महसूस होती रही तो लगा नहीं, कुछ तो था उस रिश्ते में। कोई कशिश तो थी कि आज भी यदि वो फ़ोन करे तो लगता है कॉलेज का वही गलियारा है और उसे अकेला खड़ा देखकर मैं उसके पास जाकर अपना परिचय दे रही हूँ। वो झिझकते हुए से मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाकर कह रहा है, हाय, आई एम परितोष कुलकर्णी। ये कहानी चर्चित लेखिका आकांक्षा पारे काशिफ की है। पिछले 22 साल से खबरों की दुनिया से जुड़ी आकांक्षा पत्रकारिता के साथ साहित्य भी रच रही हैं। उनके खाते में 3 कहानी संग्रह, 1 कविता संग्रह शामिल है।